चेक करो, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा है? यस, हो रहा है, रिकॉर्ड हो रही है स्क्रीन। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस प्रोग्राम में और इस क्लास में तमाम लोगों का खैर मकदम है जो लोग इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। हम लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स की बात कर रहे थे, जिसमें काफ़ी हद तक हमने लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की जो पैथोफिजियोलॉजी थी, सोए मिजाज, जिगर, बारिद की तमाम चीज़ें काफ़ी हद तक डिस्कस कर ली थी, जिसमें बहुत सारी स्लाइड्स पर डिस्कशन हो चुका था। एक छोटा सा रिव्यू में मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जो भी ग़िज़ा हम इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, उसके बाद जो अखलात बनती हैं, उसकी वजह से मैदा और जिगर बुरूदत की हालत में चले जाते हैं। तो जब भी बुरूदत मैदे में और जिगर में होगी तो उसकी वजह से होने जो अखलात हैं, अखलात बनती हैं, उन अखलात में जो तब्दीली रूनुमा होती है वो ज़ाहिर होती है, और उसके बाद में जो अमराज पैदा होते हैं, जिस खिल्त का गलबा होगा उसके अखलात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। इस पर हमने काफ़ी लंबी गुफ्तगू की थी। इस स्लाइड को आपको ख़ास तौर से ज़हन में रखना है कि जब भी हम लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की बात करेंगे तो ये स्लाइड, ये तमाम चीज़ें हमारे जहन में होनी चाहिए कि किस तरह से मैदे में और जिगर में बुरूदत पैदा हो सकती है। इसमें ज़्यादा खाने का इस्तेमाल, कई ग़िज़ाओं का एक साथ इस्तेमाल करना, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम खुद उनको इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा मैदे के खानों का इस्तेमाल करना, ठंडी चीज़ों का, फ्रिज के रखे हुए आइटम, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल, फ़िज़िकल एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा कम होना, दिन में ज़्यादा सोना, रात में देर से सोना, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो बदन के अंदर बुरूदत पैदा करती हैं। हालाँकि ये दौर बहुत ही एक्टिविटी का दौर है, हर आदमी जो है अपने काम में लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहता है, लेकिन खाने-पीने में उसी हिसाब से उसकी एक्टिविटी नज़र नहीं आती, खाने-पीने में बेअतदाली होती ही है। इसलिए इन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए हमने इसका इलाज स्टार्ट किया था, और उस इलाज के अंदर हमने पहली चीज़ डिस्कस कर ली थी, जिसमें जिगर की इस्लाह कैसे की जाएगी। जिगर की इस्लाह के लिए हमने आपको जो दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल हैं, उनकी भी बात की थी, और कुछ दवाइयाँ जो कुछ कंपनीज़ अलग-अलग तरह से बना रही हैं, उसका भी ज़िक्र किया था। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो हमारे क्लासिकल लिटरेचर में हैं, जैसे जवारिशात हैं, शरबत हैं, जवारिश जालिनूस, दवाउल कुरकुम, माजून दबीदुल वर्द, शरबत दीनार। ये दवाइयाँ ऐसी हैं कि हमें बनी बनाई मार्केट में मिल जाती हैं, लेकिन इसमें क्योंकि क्लासिकल प्रिपरेशंस होती हैं, इसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि दवाइयों के अज्जा हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाते हैं। ख़ास तौर से वो दवाइयाँ जिनके अंदर मस्तगी या ज़ाफ़रान या इस तरह की जो दवाइयाँ होती हैं, उनकी अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल होती है, और चूँकि मार्केट में परसेंटेज का क्रेज़ ज़्यादा चलता है, जिसकी दवा में ज़्यादा परसेंटेज होगा, उसकी दवा लोग ज़्यादा बेचते हैं ताकि उसमें मुनाफ़ा ज़्यादा हो। हालाँकि उनके मुनाफ़े के चक्कर में मरीज़ का जो मामला है वो गड़बड़ हो जाता है। मरीज़ को जो दवाइयाँ पूरी तरह से नहीं मिल पाती, और जब मरीज़ को दवाएँ नहीं मिलेंगी तो ज़ाहिर-सी बात है, नतीजा यही निकलेगा कि उससे फ़वाइद हासिल नहीं होंगे। तो इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए बहुत सारी कंपनीज़ आगे आई हैं, जिसमें कुछ कंपनीज़ ने टैबलेट फ़ॉर्म में दवाएँ निकाली, कुछ ने ग्रैन्यूल की फ़ॉर्म में निकाली, कुछ चीज़ें जो है एक्सट्रैक्ट की फ़ॉर्म में, कैप्सूल की शक्ल में भी मौजूद हैं। तो जो दवाएँ एक्सट्रैक्ट फ़ॉर्म में होती हैं, वो भी असरदार होती हैं, और जो दवाइयाँ ग्रैन्यूल की फ़ॉर्म में हैं, वो भी असरदार हैं, लेकिन जो टैबलेट फ़ॉर्म में दवाइयाँ आज की तारीख में आ रही हैं, उनके रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, और नतीजा ये होता है कि मरीज़ उनसे ठीक नहीं होता, फिर वो इधर-उधर घूमता रहता है। तो जिगर की इस्लाह की बात चल रही थी। जिगर की इस्लाह जवारिशात जो मैंने लिखी हैं, इसमें इंसान का भी मिज़ाज आपको देखना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ एक चीज़ पर गौर दिलाना चाहूँगा कि अगर कोई इंसान बलगमी मिज़ाज का है और एक इंसान सफ़रावी मिज़ाज का है, दोनों चीज़ें थोड़ी-सी ज़हन में रखने वाली हैं। एक इंसान पहले से बलगमी मिज़ाज का था और उसको फैटी लिवर हो गया। एक दूसरा इंसान जो सफ़रावी मिज़ाज का था, उसको भी फैटी लिवर हो सकता है।
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई सफ़रावी मिज़ाज का है तो उसको फैटी लिवर नहीं हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस तरह के चेंजेस चाहे वो सफ़रावी मिज़ाज का हो, चाहे वो बलगामी मिज़ाज का हो, दोनों के अंदर फैटी लिवर पाया जा सकता है। लेकिन दोनों में डिफ़रेंस क्या होगा, जो बारीकी होगी, वो बारीकी ये है कि जो बलगमी मिजाज का इंसान है उसके अंदर बमुकाबला सफरावी मिजाज के फैटी लिवर जल्द डेवलप हो जाएगा, और जो सफरावी मिजाज का इंसान होगा उसके अंदर फैटी लिवर थोड़ा डिले, लंबे टाइम में जाके पैदा होगा, क्योंकि वो मिजाज पहले से उसका बलगमी है, उसके अंदर बलगमियत की पहले से जाती है। तो उसको अगर वो कम खाएगा भी तो भी मोटा होता चला जाएगा, क्योंकि उसके मिजाज के अंदर ही बलगमियत है। तो यहाँ दोनों चीज़ें जहन में रखने वाली हैं। अगर कोई सफरावी मिजाज का है और एक बलगमी मिजाज का है तो ये मिजाज हमें थोड़ा सा असेसमेंट पहले से ही करना होगा, जो आपको मालूम है कि किस तरह से हम मिजाज को असेस करते हैं। अगर आप लोगों की कुछ इस तरह की क्वेरीज होंगी तो हम मिजाज के ऊपर भी एक लेक्चर अलग से रख सकते हैं, कि आप मरीज आपकी ओपीडी में एंटर हुआ और आप देखते ही ये बता दें कि ये इंसान किस मिजाज का है, चाहे वो क्या वो बलगमी मिजाज का है या सफरावी मिजाज का है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आप एक बार देख लिया आपने और उसको देखते ही आप बता सकते हैं कि ये कौन से मिजाज का है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मरीज़ से आप पूछते हैं, मालूम करते हैं, नींद के बारे में, उसके गुस्से के बारे में, ये चीज़ें पता लग जाती हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आप उसके नब्ज़ पकड़कर उसके पेशाब की कंडीशन को देखते हुए, उसके पेट के हालात को देखते हुए भी आप मिज़ाज का तयन कर सकते हैं। अगर आपने नब्ज़ पकड़ने थोड़ा सीख ली, समझ में आ गई कि नब्ज़ कौन-सी सरी चल रही है, कौन-सी बत्ती है, किसकी नब्ज़ तेज़ है, किसकी स्लो चल रही है, तो इस नब्ज़ से भी हम काफ़ी हद तक मिज़ाज का तयन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। इसी तरह से पेशाब के कलर से भी हम पता लगाते हैं, ये भी एक डायग्नोसिस का बहुत बड़ा टूल है। पहले के जो हुक्मा लोग थे, वो इससे काफ़ी हद तक डायग्नोसिस किया करते थे। तो जिगर की इस्लाह के लिए जो भी हम डायग्नोसिस के टूल अपनाते हैं, उसमें ये ज़रूरी है कि वो इंसान बलगमी है या सफरावी है, कम से कम इतना ज़रूर पता लग जाए कि वो हरारत उसके अंदर है या बुरूदत ज़्यादा है। हालाँकि जैसे मैंने अभी बताया कि फैटी लिवर या हाइपरलिपिडेमिया या ओबेसिटी या बल्कि यूट्रस, इस तरह के जो मरीज़ हैं, दोनों तरह के मर्ज़ दोनों तरह के मिज़ाज में पाए जा सकते हैं। लेकिन वहाँ बारीकी क्या होगी देखने वाली, कि अगर कोई सफरावी मिज़ाज का इंसान इसके जिगर की इस्लाह करनी है आपको, और एक बलगमी मिजाज वाले की सब जिगर की इस्लाह करनी है, तो वो दवाओं में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, क्योंकि हमें अपर कैटेगरी की दवाइयाँ बलगमी मिजाज वालों में इस्तेमाल करनी होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये जिगर की इस्लाह आपको किसी बलगमी मिजाज के इंसान में करनी है, तब आप वहाँ पर जवारिस जालिनूस और दवाउल कुरकुम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इनके अंदर जो दवाइयाँ हैं वो ज़्यादा गर्म हैं बमुकाबला माजून दबिदुल वर्द के। लेकिन अगर कोई इंसान सफरावी मिजाज का है और उसको फैटी लिवर हो जाता है, तब आप वहाँ पर माजून दबिदुल वर्द का इस्तेमाल करेंगे और शरबत दीनार का इस्तेमाल करेंगे। ये थोड़ी सी बारीकी है कि किस मिजाज के इंसान में जो मर्ज पाया जा रहा है, वहाँ पर आपको कौन सी जवारिश का इस्तेमाल करना है। तो जो दवाइयाँ, जो जवारिशात हमारी या जो माजून ज़्यादा हरारत रखने वाली हैं, उन ज़्यादा हरारत रखने वाली दवाइयों को हम बलगमी मिजाज में इंसान इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो बलगमी मिजाज का इंसान है उसके अंदर बलगमियत ज़्यादा है, उसके अंदर बरूदत ज़्यादा है, तो ज़्यादा गर्म दवा इस्तेमाल की जाएगी। सफरावी मिजाज के इंसान में पहले से हरारत मौजूद है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा गर्म दवाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ दूसरे पहले या दूसरे दर्जे की दवाइयों का इस्तेमाल, हरारत वाली दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से भी हम दवाओं का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो हम कॉमन तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बारीकी हर किसी को नहीं पता होती, हर जगह इस्तेमाल नहीं होती। तो बहुत सारी प्रिपरेशंस ऐसी हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो एक एतदाल के तौर पर बनाई गई हों, जिसमें दवाइयाँ लगभग बहुत ज़्यादा ना गर्म होती हैं, ना सर्द होती हैं, और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने ज़िक्र किया था तहलील ग्रेन्यूल का और तहलील अर्क का। जब आप अर्क के साथ में तहलील ग्रेन्यूल को इस्तेमाल करते हैं, तो तहलील का ग्रेन्यूल की एक्टिविटी और एब्ज़ॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो यहाँ पर भी ये ज़हन में रखने वाली है, क्योंकि तहलील अर्क के अंदर ज़ाफ़रान शामिल है, इसलिए इसको हम दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यहाँ पर डोज़ का हमें फ़र्क रखना होगा। डोज का फ़र्क ये रखना होगा कि आपको अगर किसी को ज़्यादा गर्म
हरारत देनी है, अगर वो बलगमी मिजाज का है तो आप उसको डोज 20 ml दिन में 3 बार दे दें, और अगर वो सफरावी मिजाज का है तो वहां पर हम 10 ml दिन में 2 बार इस्तेमाल कर लें। इस तरह से भी आप इसकी डोज को एडजस्ट कर सकते हैं। बस यहाँ पर जहन में रखने वाली बात यह है कि अगर कोई इंसान हार गर्म मिजाज का है, चाहे वो दमवी मिजाज का हो या सफरावी मिजाज का हो, उसकी डोज हमें थोड़ी सी कम इस्तेमाल करनी है बमुकाबला बलगमी मिजाज के। ये थोड़ी सी बारीकी है जिसको आपको जहन में रखना है। तो इससे हम काफ़ी हद तक अपनी प्रैक्टिस को चमका सकते हैं, और जो बारीक चीज़ें होती हैं उनको हम असेसमेंट कर सकते हैं। तो जिगर की इस्लाह का एक तरीका ये है कि आप जवारिशात का इस्तेमाल करें या माजून दबिदुल व शरबत का इस्तेमाल करें। और जिगर की इस्लाह के लिए जो दूसरे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे हमदर्द का है, जिगरीन आता है, और भी दूसरी कंपनीज के जो सिरप आते हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन हम कोशिश ये करें कि मीठी दवाइयों का इस्तेमाल जितना कम हो सके कम करें, क्योंकि एक तरफ तो हम मरीज को मीठे का इस्तेमाल परहेज बता रहे हैं, दूसरी तरफ उसकी एक ही खुराक में हम तकरीबन 2 से 3 ग्राम की शुगर दे देते हैं। तो जितनी शुगर जाती है तकरीबन उतनी ही दवा जा रही है हमारी। और आज की तारीख में जो शुगर इस्तेमाल होती है वो नेचुरल शुगर ना होकर प्रोसेस शुगर है, इसलिए उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद की उम्मीद नहीं की जा सकती। उससे कुछ ना कुछ नुकसान ही हमें सामने मिलता है, देखने को मिलता है। अब जैसे बात हुई थी फैटी लिवर की, फैटी लिवर में जिगर की इस्लाह करनी है आपको। जिगर की इस्लाह आप इससे तहलील ग्रेन्यूल से, तहलील अर्क से कर सकते हैं, या दबिदुल वर्द और जवारिश जालिनोस या दवाउल कुरकुम से कर सकते हैं। जो दवाएं आपके पास अवेलेबल हो उनसे कर सकते हैं। बस ये जो मैंने उसूल आपको बताया उसका ज़हन में रखेंगे कि जो भी दवा हरारत वाली है उसको हम किस तरह से बलगमी मिजाज और सफरावी मिजाज या सौदावी मिजाज या दमवी मिजाज में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन ये कर लें। तो जो गर्म मिजाज हैं उनको आप अलग कर लें, जो सर्द मिजाज हैं उनको अलग कर लें। तो दमवी और सफरावी को अलग कर लीजिए और बलगमी और सौदावी को अलग कर लीजिए। तो जो इंसान दमवी या सफरावी का है उसको हम दबिदुल वर्द का इस्तेमाल करा सकते हैं, और जो बलगमी वाला है उसको हम आवाज में दवा। कट कट के आ रहे हैं। ओके, अभी आवाज आ रही है? सबकी कट रही है कि किसी एक की कट रही है? कोई नेटवर्क इशू किसी का हो तो सर उसको हो साफ आ रही सकता है। है। ओके, नहीं सर, सही है बिल्कुल। आवाज क्लियर है? जी सर। हेलो, ओके, ठीक है। तो ये जो फैटी लिवर का जो भी हमने अभी तक उसूल इलाज देखा उसमें इस चीज को जहन में रखना होगा। फैटी लिवर के बाद में अगली चीज थी हाइपरलिपिडीमिया या ओबेसिटी। यहाँ पर भी वही फंडामेंटल का, हम उसी फंडामेंटल का इस्तेमाल करेंगे जो हम लिवर की इस्लाह में कर रहे हैं। देखिए, एक चीज यहाँ पर और गौर जहन में रखिए कि जब भी हम हाइपरलिपिडीमिया की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ ब्लड के अंदर लिपिड डिस्टर्ब है, लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ हो रहा है। तो उस लिपिड, क्योंकि लिपिड जो है हमारा खून के अंदर दौड़ रहा होता है, तो वो भी एक खिल्त, बलगमी खिल्त ही है जो उसमें ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रही है, इसलिए उसकी इस्लाह भी ज़रूरी है। और ये भी हमें पता है कि जो भी खिल्त बनती है वो उसके वो जिगर के ही अंदर बनती है। तो चाहे वो लिपिड का डिस्टर्बेंस हो रहा हो, ये लिपिड का डिस्टर्बेंस जिगर की इस्लाह से ही ठीक होगा। हम अगर सिर्फ ये करें कि लिपिड का जो फॉर्मेशन है जिगर में उसको कम कर दें, या लिपिड का इस्तेमाल जो भी एक्सक्रीशन है वो बढ़ा दें, लेकिन जिस मशीन से लिपिड बनना था उस पर हम कोई एक्शन नहीं करें, तो इससे लिपिड की जो डिस्टर्बेंस है वो ठीक नहीं होगी। हम अक्सर क्या करते हैं, एलोपैथिक दवाएं जो इस्तेमाल की जाती हैं लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल करने के लिए, वो सिर्फ उसको, उसके सेक्रेशन को या उसके फॉर्मेशन को ज़रूर कम करती हैं, लेकिन जिगर की इस्लाह नहीं करती, या वो जो क्या नाम है उसका, इंटेस्टाइन से दोबारा से एब्जॉर्ब होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन को कम कर देती हैं, जिससे लिपिड उसमें सर्कुलेशन में लिपिड की मेंटेनेंस रहती है। तो वो सिर्फ मेंटेन किया जाता है उसको, जिस तरह से आपने देखा कि अगर किसी पर्सन को ब्लड शुगर है तो सिर्फ उसकी शुगर लेवल को मेंटेन किया जाता है, लेकिन
कुछ दवाइयां देके, लेकिन वो क्यों ऐसा हो रहा है, इंसुलिन के सेक्रेशन क्यों पूरी तरह से नहीं हो रहा, कई बार इंसुलिन ही रेजिस्ट कर जाता है, उस पर गौर नहीं किया जाता, और नतीजे ये निकलता है कि मरीज की शुगर की टैबलेट एक होती है, उसके बाद दूसरी भी हो जाती है, फिर 3 हो जाती हैं, और शुगर की जो टैबलेट्स हैं बढ़ती चले जाती हैं और मरीज इंसुलिन तक पहुंच जाता है। तो इन चीजों को जहन में रखते हुए हम अपना बेसिक कंसेप्ट समझ ध्यान में रखें कि जो लिपिड का फॉर्मेशन है वो जिगर के अंदर होता है, और जिगर एक ऐसी फैक्ट्री है जहां पर लिपिड का फॉर्मेशन चल रहा है। अगर आप खाने में चाहे वो फैट के कंटेंट्स हो या जितनी भी ऐसी चीजें हैं जिनको कहा जाता है कि साहब ये मतलब लिपिड को बढ़ा देती हैं या ओबेसिटी को बढ़ाती हैं, अगर वो खाना आप बिल्कुल ही बंद कर दें तो भी बॉडी के अंदर लिपिड फॉर्मेशन होगी, क्योंकि बहुत सारे बॉडी के सेल्स, बॉडी के हार्मोन्स लिपिड से बनते हैं, और वो लिपिड लिवर फॉर्म करता है, लिवर के अंदर बनते हैं। तो चाहे आप घास फूस भी खाएंगे तो भी लिपिड बनेगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तेल का इस्तेमाल नहीं करते, फिर भी उनके अंदर चर्बी होती है, फिर भी वो मोटे हो जाते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखेंगे जो बिल्कुल भी गोश्त या इस तरह की चीजें इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वो बहुत मोटे होते हैं। अगर आप जानवरों को ही देख लें, एक मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको, जो बकरे होते हैं वो गोश्त वोश्त तो कुछ नहीं खाते, बकरे होते हैं वो भी सिर्फ घास फूस ही खाते हैं, लेकिन आप अगर उनको देखें तो उनके अंदर गोश्त भी होता है, उनके अंदर फैट भी ज्यादा होता है। तो फैट कंटेंट्स जानवरों के अंदर भी पाया जाता है, हालांकि वो सिर्फ और सिर्फ घास खा रहे होते हैं। इसी तरह से अगर आप शेर को देखें या ऐसे जानवर जो गोश्त खाते हैं, जो गोश्त खोर होते हैं, उनके अंदर आप देखेंगे फैट कंटेंट बहुत कम मिलेंगे, उनके अंदर चर्बी की मात्रा बहुत कम होती, चाहे आप शेर को देख लें इस टाइप से, क्योंकि वो घास फूस नहीं खाता। तो बताने का मकसद यहाँ पर ये है कि जब भी हम कोई चीज खा रहे हों, उससे जरूरी नहीं है कि वो लिपिड प्रोफाइल बढ़ाएगा। जरूरी ये है कि अगर जिगर की इस्लाह नहीं हुई, अगर जिगर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, उसका मिजाज अपने इस्लाह की तरफ नहीं है, मिजाज ठीक नहीं है, तो उससे लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब होगा। तो लिपिड, कुछ लोगों का तो लिपिड के अंदर चेंजेस आ जाती हैं और कुछ लोगों को ओबेसिटी डेवलप हो जाती है। ओबेसिटी उन लोगों को डेवलप होती है जो खाने का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मतलब हर 2 घंटे 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, या ऐसे लोग जिनकी बॉडी की एक्टिविटी कम होती है, उनके अंदर फैट का डिपोजिशन, सब म्यूकस फैट या जो सब कुटेनियस फैट, एब्डोमेन के अंदर जो फैट कलेक्शन होता है उसके अंदर फैट का डिपोजिशन होता है। तो ये उन लोगों को ज्यादा होगा जिनकी बॉडी की एक्टिविटी कम होती है, या वो मिकदार से ज्यादा खाना खाते हैं, या वो कई खाने एक साथ खाने लगते हैं। तो उसकी वजह से जिगर के अंदर जो इस्लाह होनी चाहिए थी वो नहीं होती, और नतीजा ये निकलता है कि ओबेसिटी डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पर भी जिगर की इस्लाह आपको करनी है। जो तरीका शुरू में हमने बताया दवाउल कुरकुम वाला और जवारे जालिनूस का, वही यहाँ भी अप्लाई होगा, और यहाँ हम तहलील ग्रेन्यूल, तहलील अर्क जिगर की इस्लाह के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अब हम एक स्टेज आगे आ गए हैं, इसके पहले वाली स्टेज थी सिर्फ फैटी लिवर, तो यहाँ पर आपको सिर्फ आपने दवा दी तो ठीक हो गया, लेकिन अगर आप इसके अगली स्टेज पर मरीज आया आपके पास, तो उसको फैटी लिवर के साथ साथ उसको ओबेसिटी भी है या उसको हाइपरलिपिडीमिया भी है, अगर ये दोनों चीजें पाई जा रही हैं, तो जिगर की इस्लाह के लिए, जिगर की बुरोदत को कम करने के लिए आपको एक और दवा ऐड करनी पड़ेगी जो जिगर की इस्लाह कर सके। उसमें एक और ऐसी दवा बढ़ानी पड़ेगी जो जिगर के अंदर हरारत और ज्यादा बढ़ा सके। तो उसके लिए हम दूसरा तरीका अपनाएंगे कि जिगर की इस्लाह के लिए हमने दवाइयां तो दी हैं, तहलील ग्रेन्यूल दिया, तहलील अरक दिया, या माजून दबिदुल वर्द दिया, या दवाउल कुरकुम दिया, लेकिन इसके साथ साथ हमें उस जिगर की और ज्यादा इस्लाह के लिए हरारत और ज्यादा पहुंचानी पड़ेगी। तो उसके लिए मार्केट में की ग्रेन्यूल भी है, लाइपोजिक ग्रेन्यूल के नाम से आता है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। या जो दूसरी कंपनी है जो लिपिड प्रोफाइल को ये जिगर की इस्लाह के लिए इस्तेमाल करती है, जैसे उसका हमदर्द का लिपोटैप के नाम से टैबलेट आती है, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। या आपके आसपास में जो भी इस तरह की दवाइयाँ जो कंपनियां बनाती हैं, अगर वो उस तरह की वर्क के लिए बनाई गई कुछ दवाइयाँ हैं तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने लाइपोजिक का इस्तेमाल किया इन दवाओं के साथ में, तो उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, ओबेसिटी भी कम हो जाती है और हाइपरलिपिडीमिया भी
इन्हीं दवाइयों से कम हो जाता है। लिपिड प्रोफाइल को अलग से कोई दवा आपको देने की जरूरत नहीं होती कि आपको लिपिड के लिए अलग से देनी है। चाहे वो हाइपरलिपिडीमिया का केस हो, चाहे वो ओबेसिटी का केस हो, आपका उसूल एक ही रहेगा, उसूल इलाज एक ही रहेगा। अगर मरीज इससे भी बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे अभी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप इन्हीं दवाओं के साथ में कुछ और एक्टिविटी उनकी बढ़ा सकते हैं और हरारत वाली दवाइयाँ उसकी ऐड कर सकते हैं। हरारत के लिए, जिस्म में हरारत बढ़ाने के लिए एक और दवा हब्बे अजराकी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अजराकी भी जिस्म के अंदर हरारत को बढ़ाती है, उसका भी हम इसके साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी हरारत को बढ़ाने वाली दवाइयाँ होंगी उसको हम इस्तेमाल साथ साथ में कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट जिसको कितनी हरारत की ज़रूरत है, कितनी गर्म दवाओं की ज़रूरत है, उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। साथ साथ अगर कोई और साथ में कोई कॉम्प्लिकेशन उसकी चल रही हो या कोई और प्रॉब्लम हो, जैसे ओबेसिटी के लोगों के साथ में कई बार प्रॉब्लम होती है बवासीर की, उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनको बवासीर ज़्यादातर देखने को मिलती है, ब्लीडिंग पर रेक्टम होती है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग हम दवाओं को थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ एक बात और जहन में रखनी है, क्योंकि हम जब इलाज कर रहे हैं ओबेसिटी का या हाइपरलिपिडीमिया का, तो ये दवाइयाँ जितनी भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये मिजाजन गर्म होती हैं। इसलिए मरीज अगर कोई ऐसी ग़िज़ा खा रहा हो जो मिजाजन गर्म हो या इरिटेट करने वाली हो, तो उसकी इस्लाह भी इसके साथ साथ ज़रूरी है। नहीं तो होगा क्या, आपने दवाइयाँ इसकी इस्तेमाल कराई, उसको हाइपर एसिडिटी हो जाएगी। अगर ये दवाइयाँ ज़्यादा इस्तेमाल हुई तो उसको अगर ब्लीडिंग वाली कुछ प्रॉब्लम है तो ब्लीडिंग पाइल्स, कभी भी ब्लीडिंग हो सकती है वहाँ से। इसलिए उसके खाने की इस्लाह ज़रूर करनी है। खाने के अंदर ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल ना करें जो हमारे इस स्टमक को इरिटेट करने वाली हों, मुखरिश असर रखती हों, जैसे प्याज है या लहसुन है। ऐसी दवाओं का, ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल अगर ज़्यादा रहेगा या लाल मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा रहेगा, तो आपकी दवाओं के इफ़ेक्ट को बढ़ाएगा तो, लेकिन गैस्ट्रिक इरिटेशन बहुत ज़्यादा कर देगा और मरीज़ उन दवाओं को नहीं खा पाता। इसलिए ग़िज़ा के साथ साथ आप दवाओं की इस्लाह का भी ध्यान रखेंगे कि जो दवा आप इस्तेमाल करा रहे हैं ये जिस्म में जाकर हरारत पैदा करेगी, और वो हरारत पूरे जिस्म के अंदर हरारत होनी चाहिए, जिगर तक हरारत पहुँचे वो। ऐसा ना हो कि वो दवा सिर्फ़ आपके मैदे के अंदर ही हरारत पैदा कर दे और एसिडिटी हो जाए मरीज़ को या उल्टी आने लगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसलिए उसको ग़िज़ाओं का भी वहाँ इस्तेमाल कराना ज़रूरी होगा। हाइपोथायरॉयडिज्म की भी बात हो गई थी हमारी, तहलील ग्रेन्यूल और अर्क, यहाँ भी जिगर की इस्लाह के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम किसी क्लासिकल प्रिपरेशन पर जाते हैं, जैसे इसमें थायरोज़िक ग्रेन्यूल है, ऐसी दवाइयाँ जो थायराइड के फंक्शन को नॉर्मल करने वाली होती हैं, जैसे कचनार है, कचनार की छाल है, उसका इस्तेमाल हम इसके अंदर करते हैं। इतरिफल गुददी यूनानी की प्रिपरेशन है, आप उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी पुरानी, आजकल बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती त्रिफल गुददी मार्केट में। सिरस का इस्तेमाल हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स दवाइयाँ आप थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। इस ग्रेन्यूल के अंदर सिरस, मुकिल और इस तरह की खुद वो तमाम दवाइयाँ शामिल हैं जो एक थायराइड वाले केसेस में ज़रूरी होती हैं। तो इस तरह से कुछ कंपनीज़ ने अपने रिसर्च प्रोडक्ट्स जो बनाए हैं उसमें काफ़ी हद तक इन चीज़ों का ध्यान रखा है। वजह वही है फिर भी कि आप जो भी दवाएँ इस्तेमाल करें, कोशिश ये करें कि वो बहुत ज़्यादा मीठी ना हो, शक्कर उसमें कम से कम इस्तेमाल किया गया हो। इसका भी मैंने उसूल आपको कल बता दिया था कि इस मरीज़ को आपको नमक का ध्यान रखना है। नमक इस्तेमाल होगा, लेकिन सेंधा नमक इस्तेमाल करेंगे इसमें। बाकी सारी एक्टिविटी, फ़िज़िकल एक्टिविटी सब इसमें चलेंगी। और एक बहुत ही ख़ास चीज़ जो इसमें आपको ध्यान में रखनी है कि इस मरीज़ का जो सोयाबीन ऑयल या रिफाइंड ऑयल है, वो आपको पहली फ़ुर्सत में बंद कर देना है। क्योंकि जितनी भी हमारी आयोडीन के प्रिपरेशंस होते हैं या आयोडीन बॉडी के अंदर इस्तेमाल होती है, इस सोयाबीन जो ऑयल है वो इसको नुकसान करता है, सोयाबीन के एब्जॉर्प्शन को भी कम कर देता है। बॉडी के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी और वो हाइपोथायरॉयडिज्म में मरीज जा सकता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म कई बार आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है, और कभी-कभी आयोडीन की इनटेक ज़्यादा हो जाए तो भी हाइपोथायरॉयडिज्म होगा।
इसकी रिपोर्ट्स को कैसे पढ़ना है आपको, हम एक अलग से इसका हाइपोथायरॉयडिज्म पर अलग से डिटेल एक लेक्चर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि T3 T4 TSH कितना होगा, कि हम इसको कब हाइपोथायरॉयडिज्म कहेंगे, कब ईओथायरॉयडिज्म कहेंगे, कब इसको हाइपरथायरॉयडिज्म में रखेंगे, और रिपोर्ट कहाँ पे जा रही है तो हम उसको कब हाइपर कहेंगे और कब हाइपो में कहेंगे। क्योंकि हम यूनानी वाले लोग हैं, हम अपने नज़रिए से उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे। जो लोग एलोपैथिक वाले हैं वो अपने नज़रिए से रिपोर्ट को पढ़ते हैं। हमें उनकी टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, लेकिन फंडामेंटल्स अपने लगाने हैं उसमें। मिसाल के तौर पर अगर TSH लेवल 5 तक पहुंच गया तो जो एलोपैथिक के डॉक्टर्स हैं वो उसको नॉर्मल मानते हैं कि नहीं 5 तक नॉर्मल है। लेकिन हम चूंकि यूनानी के लोग हैं, हम ये कहते हैं कि अगर TSH लेवल 2.5 से ज़्यादा हो गया और मरीज के अंदर अलामात जाहिर होने लगी तो हम उसको हाइपोथायरॉयडिज्म या जिगर की बुरूदत या जिस्म की बुरूदत डिक्लेयर करके उसका इलाज शुरू कर देंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि ये जब तक TSH लेवल 5 तक या नॉर्मल रेंज से बाहर ना निकल जाए जब तक हम इलाज नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा एक अलमिया है कि हम लोग उस चीज़ का असेसमेंट करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हम उस पर एक नतीजा, अपनी ठोस राय जाहिर नहीं करते। हम यूनानी से ये बात जाहिर करना चाहते हैं, ये बता देना चाहते हैं आपको कि जो भी चीज़, जो भी थायराइड का केस हमारे सामने आता है, भले ही उसका TSH लेवल नॉर्मल हो, भले ही उसका T3 लेवल नॉर्मल हो, भले ही उसका T4 भी नॉर्मल है, नॉर्मल रेंज है। देखिए रेंज को आप एक ऐसी रेंज समझिए कि जिसे मान लीजिए 1 से लेके 5 तक कितनी बड़ी रेंज है। इस रेंज में कितने लाखों लोग आ सकते हैं एक ही रेंज में, नॉर्मल रेंज है ये। लेकिन अगर हम अपने यूनानी के उसूल इसके अंदर लगाएंगे तो हमारा जो सफरावी मिजाज का इंसान है वो 1 से लेके कौन सी रेंज में आएगा, बलगमी मिजाज का इंसान जो है वो कौन सी रेंज में आएगा, ये रेंज हम आपको बताएंगे ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि हाँ ये पहले से बलगमी मिजाज का इंसान है। अगर इसका जो TSH लेवल इतना होगा तो हम इसको कहाँ रखेंगे, क्योंकि जब हम इलाज करते हैं उस इलाज में ही, जैसे अभी बताया हमने कि किस सफरावी मिजाज के इंसान को आपको बहुत ज़्यादा हरारत नहीं देनी, बलगमी इंसान वाले मरीज को आपको गर्म दवाइयाँ ज़्यादातर तीसरे दर्जे की तो चौथे दर्जे की दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म का जब हम रिपोर्ट असेसमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर थायराइड को थोड़ा डिटेल से पढ़ा जाएगा, ताकि कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनको हम अभी एक नज़र देख लें, फिर एक एक बीमारी को असल में हम इलाज करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर थायरोजिक ग्रेन्यूल के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आप माजून सिरस इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली डिसीज है डायबिटीज मेलाइटस, शुगर की है ये। इसमें देखिए जिगर की इस्लाह आपको यहाँ पर भी करनी है, और जिगर के साथ साथ चूंकि बुरूदत ज़्यादा हो गई है, जिगर का मसला यहाँ पर सिर्फ जिगर ही नहीं है, जिगर के साथ जो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी पूरी की इस्लाह यहाँ की जाएगी। तो जिगर या तिब की किताबों में जहाँ ये लिखा है कि जिगर की इस्लाह की जाए, जिगर से मुराद है कि वहाँ उनके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की इस्लाह की जाए। जिगर के साथ साथ यहाँ पैनक्रियाज भी इसमें शामिल है, उनकी आंतें भी शामिल है, मैदा भी शामिल है, इसलिए सब की इस्लाह की ज़रूरत यहाँ पे होती है। डायबिटीज़ मेलाइटस में हमें पहले से मालूम है कि जिगर के साथ साथ यहाँ जो मेन प्रॉब्लम होती है वो है इंसुलिन की, जो पैनक्रियाज से निकल रहा है। तो पैनक्रियाज और जिगर के फंक्शंस लगभग एक साथ चलते हैं और एक ही गट का हिस्सा है वो। तो जब भी हम कोई खाना खाते हैं, मिकदार उसकी खाने की ज़्यादा होती है तो इंसुलिन रिलीज होता है, और उस इंसुलिन के रिलीज होने से ही ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है। ये सब आप चीज़ें आपको पता है, लेकिन अब हमें इसको कैसे मेंटेन करना है, जो तमाम हिदायत हमने स्टार्टिंग में करी, बात शुरू में करी, उन सबका जहन में रखना है, उन सबको ध्यान में रखना है, वो तमाम चीज़ें इनको बताई जाएंगी। यहाँ पर एक चीज़ और है जिसे मार्केट में कुर्से ज़ियाबतीस भी अवेलेबल है, और डायबिजिक एच करके ग्रेन्यूल्स आते हैं। ये इन्होंने ग्रेन्यूल्स बनाए हैं, दो तरह के हैं, इनके भी काफ़ी अच्छी एक टेक्निक है ये, डायबिजिक एच और डायबिजिक बी। जो बलगमी मिजाज के इंसान है उनमें डायबिजिक एच का इस्तेमाल किया है, जो सफरावी मिजाज के इंसान है और डायबिजिक बी का इस्तेमाल किया है। ये इन्होंने क्या मिजाज के अकॉर्डिंग क्या चीज़ जहन में रखी कि जो सफरावी मिजाज का इंसान है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हरारत देने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम कम हरारत वाली दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो वहां पर हम डायबेजिक बी का इस्तेमाल करेंगे। चूंकि बलगमी मिजाज के इंसान के अंदर हरारत ज्यादा देनी है, गर्म दवाई ज्यादा देनी है, इसलिए डायबेजिक एच का वहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो कभी कभी हम दोनों चीजों को एक साथ कर सकते हैं, कभी कभी हम अलग अलग करते हैं। ज्यादातर अगर हम असेसमेंट करें, देखें, तो डायबिटीज के ज्यादातर मरीज बलगमी मिजाज के होते हैं, जिसमें अंदर बुरूदत होती है, जिगर में भी बुरूदत होती है, इसलिए डायबेजिक एच ग्रेन्यूल का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। इसी के साथ साथ अगर आप चाहें तो कुर्स ज़ियाबतीस जो मार्केट में अवेलेबल है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सफूफ ज़ियाबतीस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सफूफ के साथ दिक्कत ये होती है कि मुंह में चिपक जाता है, मरीज जल्दी से खा नहीं पाता। दूसरी वजह, अगर हम टैबलेट की बात करें, कुर्स ज़ियाबतीस की बात करें, तो उसके अंदर भी बहुत ज्यादा रिजल्ट सामने नहीं आते, देखने को नहीं मिलते, क्योंकि कुछ से टैब वो जो डोज है मरीज को पूरी नहीं मिलती। मान लीजिए हमारे सफूफ की खुराक 3 ग्राम है, और उस 3 ग्राम को अगर आपको खिलाना है तो 6 टैबलेट बनानी पड़ेंगी। 6 टैबलेट मरीज को आसानी से खिलाना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए मरीज को उसको लगेगा कि हाँ 6 गोली सुबह खा रहा हूँ, 6 शाम को, तो बहुत गर्मी कर रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। इस तरह से हम जिगर की इस्लाह वाला फंडा तो अपनाएंगे ही, साथ में कोई और ऐसी जो जिगर और पेनक्रियाज और हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की इस्लाह करें, उसकी एक टैबलेट या एक दवा आप उसमें ऐड कर देंगे। तो डायबिटिक एच अगर आपने इसमें ऐड कर दी तो आपका जिगर की इस्लाह भी हो जाएगी, और इसमें साथ में पेनक्रियाज और वहां से निकलने वाला इंसुलिन भी ठीक काम करने लगेगा। यहाँ एक चीज और नोटिस की जा सकती है कि ऐसे तमाम लोग, ऐसे तमाम मरीज जो डायबिटीज की दवाइयां खा रहे हों और उनकी दवाइयां आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही हों, ऐसे केसेस कहलाते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस होते हैं। उनकी बॉडी में इंसुलिन बनता तो है लेकिन रेजिस्ट कर जाता है और सेल्स उसको यूज नहीं करती, और ब्लड शुगर लेवल बढ़ता चला जाता है। इसलिए अगर आपने उसके अंदर यूनानी की कोई एक भी दवा जो जिगर की इस्लाह करने वाली हो, अगर आपने वो दवा उसमें जोड़ दी, तो जो दवाइयां एलोपैथिक की वो इस्तेमाल कर रहा था वही दवाइयां अगेन वापस काम करने लगती हैं, और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हुआ था वो इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है, और वापस मरीज अगर इंसुलिन पर है तो टैबलेट पे आ जाएगा, अगर टैबलेट पे है, 2 टैबलेट पे है तो 1 टैबलेट पे आ जाएगा। सिर्फ किस वजह से कि आपने उसकी जिगर की इस्लाह कर दी। लेकिन जिगर की इस्लाह, यहाँ मसला वही आएगा कि मीठी चीज से आप जिगर की इस्लाह नहीं करेंगे। इन लोगों की, इनकी जो इस्लाह होगी वो किसी टैबलेट फॉर्म में या किसी सफूफ की शक्ल में इस्लाह की जाएगी, या किसी ग्रेन्यूल के फॉर्म में आप इस्लाह करेंगे तो ही जिगर की इस्लाह होगी। यहाँ पे अगर हमने मीठे का इस्तेमाल किया तो उससे ब्लड शुगर लेवल और बढ़ सकता है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी और हो सकती है। तो यहाँ इस चीज का जहन में रखना है कि जिन लोगों को अभी अगर अभी 6 महीने साल भर टैबलेट लेना स्टार्ट किया है, या अभी उन्होंने दवाइयाँ खाना शुरू नहीं की हैं बिल्कुल भी, बस शुगर लेवल अभी डिटेक्ट हुआ, तो आप आंख बंद करके ये 2 दवाइयाँ इस्तेमाल करा दीजिए। या अगर कोई टैबलेट फॉर्म में देना चाहते हैं, आपके पास जो भी अच्छी ऐसी दवा हो जो अफसनतीन का मुरक्कब हो, इस चीज का भी ध्यान रखिए। जिगर की इस्लाह के लिए अफसनतीन बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतर दवा मानी जाती है, किताबों में उसका बहुत ज्यादा जिक्र है कि वो दवाइयाँ जिनमें अफसनतीन इस्तेमाल की गई हो जिगर के लिए बहुत अच्छी और कारगर मानी जाती है। तो वो तमाम प्रोडक्ट जो इस अफसनतीन वाले हों या मको कासनी वाले हों, अफसनतीन जरूर उसके अंदर शामिल हो। गिलो भी इसके अंदर हो तो और भी अच्छी बात है, हालांकि इसके अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल है, अफसनतीन भी है, गिलो भी है, मको भी है, कासनी भी है। तो इस तरह से इसको अगर हम प्रोडक्ट को देखें तो काफी हद तक वो हमारे इस उसूल के ऊपर खरा उतर जाता है, इस वजह से काम भी करता है। तो आप अगर इसके अलावा कोई और भी प्रोडक्ट अपना भी बनाना चाहते हो, या आप अपना कोई सफूफ बनाना चाहते हैं, अपनी कोई दवा बनाना चाहते हैं, तो आप कोशिश ये करिए कि उसके अंदर गिलो, मको, अफसनतीन और कासनी, कम से कम इन 3-4 चीजों का जुज जरूर होना चाहिए वो। उसके अलावा आप उसमें कुछ भी डालें वो बात वो आपकी ऊपर है। तो यहाँ पर जिगर की इस्लाह हम जिसकी भी कर रहे हैं वह कोशिश करें अफसनतीन का इस्तेमाल जरूर हो। अफसनतीन जिगर की बहुत ही अच्छी और बेहतर दवा मानी जाती है, और जितने भी हमारे बुखार होते हैं उन बुखारों से होने वाली टॉक्सिसिटी जो जिगर में पैदा होती है, मान लीजिए किसी को अगर मलेरिया हुआ, मलेरिया की वजह से जो जिगर में खराबी होती है, उसकी इस्लाह के लिए अफसनतीन दर्जे अव्वल की दवा मानी जाती है, सबसे बेहतर चीज होती है अफसनतीन।
आज अगर आप मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी जाएंगे तो वहां भी देखेंगे कि अफ्संतीन का जो अल्कलॉइड है एब्सेंथियम के नाम से, वो आर्टिमिसिन के नाम से इसके इंजेक्शन आते हैं। वो आर्टिमिसिन जो एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो जानते होंगे कि जो अगर ये क्यूनोलॉन्स जो होते हैं या जो एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं, क्विनीन है, एंटी मलेरिया ड्रग्स से अगर मलेरिया ठीक नहीं होता तो आर्टिमिसिन उसका लास्ट ऑप्शन होता है कि आपको आर्टिमिसिन का इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। तो मलेरिया या उस तरह की जो बुखार होते हैं उसके अंदर भी अफसंतीन का इस्तेमाल बहुत कारगर साबित होता है। तो जिगर की इस्लाह के लिए आप इस दवा का सिलेक्शन करें जिसके अंदर अफसंतीन डला हुआ हो। अर्कियात चूंकि इन दवाओं के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, इन दवाओं के का जो एक्शन है उसको बढ़ा देते हैं, इसलिए हम अर्कियात का इस्तेमाल, चाहे वो माजून दबीदुल वर्द हो, इन जितनी भी दवाइयाँ हैं उनके साथ हम अर्कियात का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका एब्जॉर्प्शन अच्छा हो। आम अर्कियात जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जो जैसे अर्के मको है, अर्के कासनी, अर्के बरंजासिफ, अर्के बादियान, ये तमाम अरक आज की तारीख में अवेलेबल तो हैं, लेकिन क्योंकि बॉटल बड़ी बड़ी होती हैं, आधा आधा किलो की बॉटल होती हैं, उसकी डोज भी 50-50 ml होती है, तो मरीज जब लेके जाता है तो एक माजून दबीदुल वर्द होती है, उसमें 4 या 5 बॉटल बड़ी बड़ी होती हैं, तो वो देखने में घबरा जाता है कि इतनी सारी दवाइयाँ आई हैं। उसका एक छोटा सा शॉर्ट ऑप्शन ये है कि हम तहलील अरक का अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसमें वो तमाम अरकियात जो मैंने अभी नाम लिए वो सब अवेलेबल हैं। और दूसरी खास बात ये है कि 2 आतिशा है, इसलिए इसकी डोज 20 ml पे आ जाती है और उसकी डोज तकरीबन 100 ml, तो तकरीबन 5 गुना ज़्यादा इफेक्टिव होगा ये, क्योंकि इसके अंदर ये 2 आतिशा होता है। 2 आतिशा आप जानते होंगे, अगर हम किसी भी चीज़ का अरक निकालते हैं तो मार्केट में आपने एक दवा ली, उस दवा को आपने भक्के में डाला, उससे अरक निकाल लिया। मान लीजिए 1 किलो दवा थी, उसमें आपने 5 किलो पानी डाल के अरक निकाला, तो जो अरक निकला उसमें तकरीबन 2.5 से 3 लीटर अरक निकलेगा, तो वो आपने बॉटल में भर के मार्केट में आ गया। इसको बोलते हैं एक आतिशा। 2 आतिशा ये है कि जो अरक वहां से निकला था वो अरक आपने वापस भक्के में डाला और उस भक्के में फिर से 1 किलो दवाएं डाली, फिर से आपने उसका अरक निकाला। तो उस अरक का दवाइयों में डाल के दोबारा से जब हम अरक निकालते हैं तब उसको 2 आतिशा कहते हैं। जब वो पहले 2.5 लीटर निकला था, अब वो तकरीबन 1 ही लीटर निकलेगा। तो इसमें इतना डिफरेंस आ जाता है और इफेक्ट भी उसी हिसाब से आता है। तो इसलिए जिगर की जब हम इस्लाह करते हैं तो इस चीज़ का जहन में रखें, डायबर्जिक एच ग्रेन्यूल का इस्तेमाल करा दें 1-1 चम्मच सुबह शाम। बाकी आप अपने हिसाब से जो भी दवा इस्तेमाल कराना चाहते हैं करा सकते हैं। अगर वो सफरावी मिजाज का इंसान है तो डायबर्जिक बी इस्तेमाल कर लें। और एक चीज़ और जहन में रखें कि अगर कोई भी शुगर का पेशेंट है, आप उसकी शुगर को मेंटेन करना चाहते हैं, तो उसमें अगर आपको मिजाज का तयन नहीं हो पा रहा, मान लीजिए आपको ये नहीं पता लग रहा कि ये बलगमी है कि सफरावी है, कई बार ऐसा हो जाता है मरीज मिला जुला दिखता है कि सफरावी है कि बलगमी है, नहीं पता लगता, तब हम दोनों ऑप्शन अपने सामने रखते हैं कि हम एक टाइम डायबेटिक एच दे दें सुबह में और एक टाइम डायबेटिक बी दे दें, तो दोनों चीजें वहां पर चल सकती हैं। 1 हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद आप उसकी शुगर को चेक करिए, कंट्रोल, अगर वो कंट्रोल हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो हम इसकी डोज बढ़ा सकते हैं। अभी हम आधा चम्मच दे रहे थे, फिर हम 1 चम्मच कर सकते हैं, 1.5 चम्मच भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी दवाइयों के पाउडर के ही ग्रेन्यूल हैं। अगर हम डोज बढ़ाते हैं और इसमें कोई ऐसी टॉक्सिक दवाएं नहीं होती जो मतलब टॉक्सिक हो या बहुत ज़्यादा डोज देने से उसमें नुकसान होता हो, तो तकरीबन 5 से 7 ग्राम तक हम इसकी खुराक को बढ़ा सकते हैं। इसलिए हम 3 ग्राम से अमूमन स्टार्ट करते हैं। जब हम डायबिटीज के मरीज का इलाज कर रहे हों तो वहां पर इस चीज का भी ध्यान में रखें, तो जो डाइट हमने स्टार्टिंग में बताई थी उस डाइट को खास तौर से जहन में रखना है। ऐसे लोगों को बार बार खाने से रोकना है, ऐसे लोगों को ज्यादा मिकदार में खाने से रोकना है, ऐसे लोगों को कई किस्म की ग़िज़ाएं एक साथ खाने से रोकना है, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा सोने नहीं देना है, ऐसे लोगों को जो दवाइयाँ इस्तेमाल या जो मशरूबात इस्तेमाल हों तो वो ठंडे और वो ना हो, खट्टे ना हो, ऐसे लोगों को हम मैदा, चावल और मीठा इन चीज़ों से रोक के रखेंगे, फिजिकल एक्टिविटी इनको बढ़ा के रखेंगे। तो तकरीबन अगर हम इस मरीज डायबिटीज़ वाले मरीज की देखें तो तकरीबन 50% काम आप इसकी एक्टिविटी को बढ़ा के, उसकी डाइट को कंट्रोल करके, उसको सोने और जागना, खाना पीना, इन तमाम चीज़ों को करके कर सकते हैं। तो 50% काम हमारी डाइट कर देती है, तकरीबन
30 से 40% काम हमारे जिगर की इस्लाह कर देते हैं। तो फिर आप कोई दवा मत दीजिए, जिगर की इस्लाह कर दीजिए और उसको डाइट बता दीजिए। तो अगर अभी इसको दवाइयाँ शुरू हुई होंगी डायबिटीज़ की, अगर 6 महीने तक भी है या 200 तक भी अगर शुगर लेवल है, तो वापस 140-150 तक वो आ जाएगा, सिर्फ जिगर की इस्लाह के साथ-साथ और उसकी जो आपने वो बताया परहेज़ बताया, उसको खाने-पीने की जो सलाह दी है उससे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, जब हम डायबिटीज़ का इलाज कर रहे हों तो वहाँ पर ये चीज़ ज़हन में रखें, अगर आप इन लोगों को मैदा से बने हुए आइटम, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा मैदा से बने हुए आइटम खाते हैं, ये सोचते हैं कि मुझे ज़रा-सी भी शुगर लो हो जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इन लोगों को सलाह ये देनी है कि आप मैदा वाले आइटम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगी, जिसके अंदर ब्रेड, बिस्किट, समोसे, कचौरी या कोई भी इस तरह की चीज़ जो मैदा से बनी हो, इनको बहुत दूर रखना है उनसे। क्योंकि मैदा वाला आइटम खाने के फ़ौरन बाद डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होते ही ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, सीधा जिगर में गया, जिगर से वो ब्लड में पहुँचा, वहाँ से ब्लड शुगर लेवल इसने बढ़ाया, फ़ौरन इंसुलिन की कमी पड़ेगी और ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। क्योंकि इंसुलिन उसकी बॉडी में है, लेकिन कम मात्रा में निकल रहा है, इसलिए उसको हिदायत ये दी जाए कि खाना आप कम खाइए, बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना मत खाइए। क्योंकि जो लोग ज़्यादा पेट भर के खाना खाएँगे, उनका शुगर लेवल उतना ही तेज़ी से बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। आप अगर खाना कम खाएँगे, मरीज़ को सलाह देंगे, मरीज़ को कम खाने की सलाह देंगे, तो वो कम खाना खाएगा, जितनी उसकी शुगर लेवल है, उतनी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी और तब तक वो उसको 2, 4, 6 घंटे में अपनी एक्टिविटी से इस्तेमाल कर लेगा। तो एक दूसरा पॉइंट जो असल यहाँ पर है, वो भी ज़हन में रखना है, वो पॉइंट ये है कि अगर कोई भी डायबिटीज़ का मरीज़ जिसकी शुगर लेवल बढ़ती हो, तो आप उसको हिदायत ये भी करेंगे कि रात को देर से ना सोए, जल्दी सोए और सुबह को जल्दी उठने का निज़ाम बना के रखें, फिज़िकल एक्टिविटी बना के रखें अपनी। तो इस तरह की कुछ हिदायत हैं जो आप डायबिटीज़ वाले मरीज़ को दे सकते हैं। खाने में एक और इम्पॉर्टेंट इशू होता है कि मरीज़ गेहूँ की रोटी, गेहूँ का आटे का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसको थोड़ा-सा अलग करें, थोड़ा-सा इसको यहाँ से अलग जाएँ, कि अगर इस तरह के मरीज़ों को आप हिदायत ये करें कि आप गेहूँ की रोटी ना इस्तेमाल करके आप जो दूसरी रोटियाँ हैं, उसका इस्तेमाल कर लें, तो उसके रिज़ल्ट्स और भी अच्छे देखने को मिलते हैं। देखिए, शुगर का लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ने की वजह ये है कि हम बारीक आटे का खाना इस्तेमाल करते हैं या मरीज़ बारीक आटे का खाना इस्तेमाल करता है। पहले वक़्त में अगर आप देखें तो जो खाना खाया जाता था, जो रोटी खाई जाती थी, उसका आटा मोटा होता था और उसमें जो भूसी होती थी, बहुत कम निकलती थी। आज की तारीख में क्या है कि आटा इतना ज़्यादा फ़ाइन होता है, इतना ज़्यादा फ़ाइन होता है कि बिल्कुल मैदे के जैसे होता है और अगर घर की महिलाएँ ये देखती हैं कि नहीं, ये तो आटा बहुत मोटा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं कि साहब बहुत बारीक आटा है, बहुत मोटा आटा है, इसकी रोटी का कलर थोड़ा-सा अच्छा नहीं लग रहा, इसकी रोटी बन नहीं रही, इस तरह की शिकायतें घरों में आती हैं। तो इस चीज़ को आप ज़हन में रखें कि इन लोगों को सलाह ये देनी है कि अगर आपको गेहूँ की ही रोटी खानी है, तो आप आटा अपना मोटा करिए। मोटे आटे की रोटी रखिए ताकि उस आटे के अंदर फाइबर्स, उसका छिलका मौजूद हो। गेहूँ की ख़ास बात ये है कि गेहूँ के अंदर जो ग्लूटीन होता है, उसकी इस्लाह करने के लिए कुदरत ने उसी के छिलके के अंदर उसका मुसलेह रखा है। तो जो इस्लाह करने वाला जुज़ था, वो हमने निकाल दिया, जो सिर्फ़ ग्लूटीन था, जो उसके अंदर ग्लूकोज़, कार्बोहाइड्रेट था, उसको हम सिर्फ़ इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन उससे होने वाले नुकसान को बचाने के लिए जो कुदरत ने उसके अंदर एक जुज़ रखा था, उसके छिलके के अंदर, उसको हम पूरी तरह से निकाल देते हैं और ये नतीजा बनता है कि ऐसे लोग डायबिटीज़ के शिकार ज़्यादा होते हैं। आप इन लोगों को कहिए, अगर आप सिर्फ़ मतलब गेहूँ की ही रोटी खाना चाहते हैं, तो आप अपना आटा छानिए मत, मोटा आटा बनवाइए साफ-सुथरे गेहूँ करके और आप उसमें जो भूसी निकलती है, उसी में रहने दीजिए उसको और आप उसी की रोटी खाइए, तो तकरीबन 30 से 40% काम आपकी यही रोटियाँ कर देंगी। जो ब्लड शुगर लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, अब वो बहुत स्लो बढ़ेगा। शुगर का लेवल अगर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, तो उसी वजह से वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है। अगर आपने कोई ग़िज़ा, कोई डाइट ऐसी ली जिससे ब्लड शुगर लेवल बहुत आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर चलता है, तो वो आपके लिए और आपके मरीज़ के लिए बहुत कारआमद होता है, क्योंकि शुगर लेवल थोड़ा-थोड़ा बढ़ेगा तो इंसान उसको इस्तेमाल करता रहता है।
शुगर का एक और मसला ये होता है कि शुगर अगर बॉडी के अंदर ब्लड शुगर ज़्यादा बढ़ती है तो ब्लड शुगर के बढ़ने से इंसुलिन जैसे ही निकलेगा वो क्या करता है, ज़्यादातर शुगर को सबसे पहले ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। हमारी मसल्स और लिवर के अंदर जो ग्लाइकोजन के स्टोरेज हैं उन उसमें पहले स्टोरेज करता है। अगर वो स्टोरेज फुल है उसके बाद वो फैट में कन्वर्ट होती है। लेकिन अगर इंसुलिन की ही डेफिशिएंसी हो गई तो वो ना तो फैट में कन्वर्ट होता है, ना वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, और वो शुगर लेवल ब्लड शुगर में ही बढ़ता चला जाता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ में आती है। इसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास ये है कि इनको ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जाएँ जिससे ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से ना बढ़े, बहुत आहिस्ता-आहिस्ता बढ़े। उस आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ाने के लिए सबसे अहम काम ये है कि आप उसमें ऐसी आटे का इस्तेमाल करें जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मिक़दार में ना पाया जाता हो। तो इनको अगर आपको बिल्कुल अच्छे से ठीक करना है तो आप इनको एक सलाह ये दे सकते हैं कि आप अभी गेहूँ की रोटी बंद करिए और अपने आटे में चना, जौ, बाजरा, ज्वार, इस तरह के जो आटे होते हैं 3 या 4 या 2-3 आटे आप एक साथ मिक्स कर लें इक्वल मिकदार में, और उसको मिक्स करके आप पिसवा लीजिए। पिसवा के आप उसकी रोटी इस्तेमाल कराइए और उससे आप तकरीबन हमारा 30 टू 40% काम हमारी उस रोटी से हो जाएगा। बाकी आप जो जिगर की इस्लाह कर रहे हैं और डायबिटिक एच ग्रैन्यूल जो आपने दिया है, ये दोनों चीज़ें वहाँ पर कारआमद साबित होती हैं। और बहुत सारे मरीज़ हमने इसके जो 2 टैबलेट्स पर थे वो 1 पे आ गए, जो 1 वाले थे बहुत सारों की तो टैबलेट ही बंद हो गई हैं। अब वो सिर्फ डाइट से और डायबिटिक एच से अपनी शुगर को कंट्रोल किए हुए हैं। तो जो भी दवाइयाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हमारा लॉजिक लगना चाहिए। डायबिटीज़ की जो पैथोफिजियोलॉजी है, कोशिश करें आप उसको और अच्छे से पढ़ें, और इंटरनेट का टाइम है, आप वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें निकाल कर इस डायबिटीज़ को और अच्छे से पढ़कर कोशिश करें उसको देखने की। लेकिन पढ़ें, उसमें उसूल अपना लगाएँ, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है। आप पढ़ेंगे अगर उन्हीं की दवाओं का उसूल लगाएँगे तो अपना यूनानी का फंडामेंटल वहाँ काम नहीं आने वाला। यूनानी का फंडा आपको जिगर की, और क्योंकि यहाँ पर जिगर के साथ में पैनक्रियाज़ भी मुतासिर है, उसकी भी इस्लाह करनी है। की इस्लाह के लिए आप इन दवाओं का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ में इतनी सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई, चाहे वो परहेज़ के ताल्लुक से हों, चाहे वो डाइट के ताल्लुक से हों, इस तरह से हम मरीज़ों को खाना और उनके डाइट के बारे में समझाएँगे, दवाइयाँ देंगे, तो डेफ़िनिटली डायबिटीज़ के मरीज़ को आप रिवर्स कर सकते हैं। डायबिटीज़ के मरीज़ों की एक और शिकायत ये होती है कई बार कि साहब जब हम सुबह सो के उठते हैं या तो टिंगलिंग सेंसेशन या बर्निंग सेंसेशन वाली जो प्रॉब्लम होती है, वो विटामिन्स की और जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी की वजह से होती है। तो ऐसे लोगों को डॉक्टर्स क्या करते हैं कि उनके सारे फ्रूट्स बंद कर देते हैं कि आपको कोई भी फ्रूट नहीं खाना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनके सारे फ्रूट्स बंद कर दें, बस उनके वो फ्रूट्स बंद सर कर लें आवाज जो कट रही है। 1 मिनट। हेलो, जी आवाज़ आ रही है? यस जी, अब आ रही है। तो ऐसे लोगों के वो फ्रूट्स आपको बंद करने हैं जो फ्रूट्स बहुत ज़्यादा जिनके अंदर मीठा ज़्यादा हो या जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हो। अगर किसी का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है और उसके अंदर मीठा ज़्यादा होता है या बहुत तेज़ी से ब्लड शुगर लेवल को वो बढ़ा देता है, तो ऐसे ऐसे जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो हमको मना करने होते हैं। लेकिन हम अगर इस तरह के तमाम फ्रूट्स को मरीज़ के बंद कर देते हैं तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की, बहुत सारे जो हमारे विटामिन्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ऐसे मरीज़ों को हम जो खट्टे-मीठे थोड़े फ्रूट्स होते हैं जिनमें मीठा बहुत ज़्यादा नहीं होता, उनका इस्तेमाल हम उनको करा सकते हैं। जैसे आपने सेब का इस्तेमाल उनको कराया, अनानास का इस्तेमाल कराया, या ये जो होती हैं अमरूद चल रहा है आजकल, उसका इस्तेमाल करा सकते हैं। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हम करा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं। 1 अमरूद आपने एक दिन में खिला दिया, 1 सेब खिला दिया। हाँ, जिस चीज़ से परहेज़ करना है उनका भी उन फ्रूट्स का भी ज़हन में रहना चाहिए, क्योंकि लोग उन फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। जैसे गर्मी के मौसम में जो आम आता है, आम का इस्तेमाल नहीं किया जाए, तरबूज का इस्तेमाल है, इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।
केले का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, चीकू का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के फ्रूट्स जो बहुत ज़्यादा जिनके अंदर मीठा ज़्यादा होता है, हालांकि उसमें फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज बहुत ज़्यादा तेज़ी से ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ाता। तो इसलिए इन फ्रूट्स का इस्तेमाल कम करके जो दूसरे फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल उनको खाने दें। हर चीज़ एकदम से बंद ना कर दें उनकी। इन चीज़ों से उनका जो मेटाबॉलिज्म है, उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है मिनरल्स की और विटामिन्स की, वो ठीक रहती है और उनको इन चीज़ों का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। तो ये थी डायबिटीज़ के बारे में पूरी बात। जो उम्मीद है कि डायबिटीज़ के ताल्लुक से जो भी चीज़ें आई आई हैं उसमें ठीक समझ में आ गया होगा। अभी हम इसकी बात करें, अगर किसी के दिमाग में थायराइड और डायबिटीज़ या हाइपरलिपिडीमिया जो हमने अभी पढ़ा है उसके ताल्लुक से कोई क्वेश्चन हो तो अभी हम उसको क्लियर कर लें, और अगर वक्त मिलेगा तो हम आगे भी चलेंगे। जी, डायबिटीज़ के, क्योंकि ये मर्ज़ ऐसा है कि हर तीसरा चौथा मरीज़ डायबिटीज़ का हमारी ओपीडी में आ जाता है, और हमारे बहुत सारे कई स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं जो डायबिटीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ का और ज़हन में रखिए, अगर कोई इंसान डायबिटीज़ की या एंटी डायबिटिक ड्रग कोई भी इस्तेमाल कर रहा है, तो आप उसको अचानक से एकदम बंद नहीं करेंगे। अगर वो मेटफॉर्मिन ले रहा है, अगर वो 2 टाइम मेटफॉर्मिन ले रहा है, तो पहले 10 दिन तक आप अपनी दवा दीजिए, उसकी जगह की इस्लाह करिए, उसकी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए, उसके परहेज को साथ में रखिए। 10 दिन के बाद में इस पूरे परहेज के साथ और उसकी दवा के साथ आप उसको 10 दिन के बाद एक ब्लड शुगर टेस्ट करिए। जो मेरा मामूल है, जो मैं करता हूँ, मैं आप हमने उसको सारी सलाह दी कि ये चीज़ें आपको नहीं खानी है, ये चीज़ें कौन-कौन सी चीज़ें खानी है हम उसको बता सकते हैं। अगर वो अफ़ोर्ड कर सकता है, अगर वो काबिल इस्तेदाद है कि वो अपना आटा चेंज कर ले, रोटी चेंज कर ले, तो हम उसकी रोटी को चेंज करवा देते हैं, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, चलना-फिरना वो शुरू कर देता है। 10 दिन के बाद आप उसकी ब्लड शुगर लेवल को चेक करिए, वो ब्लड शुगर लेवल अगर उसका नॉर्मल चल रहा है, तब हम क्या करेंगे, उसकी मेटफॉर्मिन या जो भी टैबलेट वो खा रहा है उस टैबलेट को हम मॉर्निंग वाली टैबलेट को हटा देंगे। ये ज़हन में रखिएगा इस चीज़ को कि कभी भी हम इवनिंग वाली या नाइट की जो भी वो एंटी डायबिटिक ड्रग ले रहा है, रात वाली कभी भी ना हटाएं। हम जब भी कोई दवा को स्किप कर रहे हैं, किसी भी दवा को हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसकी सुबह वाली दवा को हटाइए, उसके बाद में हम रात वाली में बाद में आएंगे। वजह उसकी ये है, लॉजिक उसका ये है कि अगर सुबह की दवा आपने ना हटा के उसके रात की दवा हटा दी, तो बाय चांस अगर किसी वजह से इसका शुगर लेवल बढ़ा या रात को कोई दिक्कत हुई तो संभालना मुश्किल होगा। और दूसरी बात ये कि रात को इंसान सोता ही है, आराम ही करता है, इसलिए सोने के और आराम के दौरान शुगर का लेवल बढ़ सकता है, जबकि दिन में इंसान चलता फिरता रहेगा, एक्टिविटी में रहता है, और उससे शुगर का लेवल कभी भी नहीं बढ़ता, क्योंकि मरीज इंसान जो है वो चल फिर रहा है और अपनी ग्लूकोज को इस्तेमाल कर रहा है। तो हमारा मामूल ये है, हमारा जो तरीका इलाज वो ये है कि मरीज आपके हमारे पास आया, हमने सबसे पहले उसको परहेज के बारे में बताया, उसको डाइट के बारे में बताया, और जिगर की इस्लाह के तौर पर हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, तहलील ग्रेन्यूल या अर्क तहलील ये दवा उसको इस्तेमाल करा दी। अगर वो बलगमी मिजाज का इंसान है, तब हमने उसको जो तहलील ग्रेन्यूल और अर्क अर्क 20 ml उसको दिया, और तहलील ग्रेन्यूल 3 ग्राम दे दिया। लेकिन अगर वो सफरावी मिजाज का इंसान है तो उसके अर्क की भी डोज हम कम कर देंगे 10 ml, और तहलील ग्रेन्यूल को हम दे देंगे आधा चम्मच। तो इसमें हम डोज को थोड़ा सा कम करके चलेंगे सफरावी मिजाज वालों में, और बलगमी मिजाज वालों में आप पूरी डोज उनको दे सकते हैं। इस तरह से हम 1 हफ्ता या 10 दिन तक चलते हैं। 10 दिन के बाद वो मरीज की रिपोर्ट मंगाते हैं। रिपोर्ट को देखकर उसकी लगभग 10 दिन में पूरी जिगर की इस्लाह हो जाती है, अगर उसने एक्टिविटी करी और खाना पीने को ठीक किया। जैसे ही उसकी एक्टिविटी ठीक होगी, उसके बाद में आप सुबह वाली जो भी डोज मरीज ले रहा है, मान लीजिए सुबह में 1 गोली लेता है, सुबह की आप डोज को आधा कर दीजिए, 1 टैबलेट में से आप आधी टैबलेट कर दीजिए। तो इस तरह से अगर जिन लोगों की शुगर 200 थी वो 150 पर रहने लगी, 150 पर रहेगी, तो आप सुबह की टैबलेट आधी कर देंगे। आधी करने के बाद में फिर हम 10 दिन तक का वेट करेंगे, 10 दिन तक आधी टैबलेट पर चलने देंगे। 10 दिन बाद आप फिर से उसकी दवा उसको चेक करिए, शुगर लेवल को, शुगर लेवल उसका नॉर्मल चल रहा है आपकी दवा और आधी टैबलेट के साथ में। अब अगले 10 दिन के बाद आप मॉर्निंग वाली टैबलेट जो थी आधी, वो भी हटा दीजिए।
नाइट वाली या इवनिंग वाली उसकी दवा चलती रहेगी, और इस तरह से 10 दिन तक फिर वेट करिए। 10 दिन के बाद में फिर आप जो रात वाली दवा थी आधी, उसको आधी कर दीजिए। इस तरह से करके हम 10-10 दिन के गैप से इलाज करते चले जाते हैं। अब आपको समझना ये है कि अगर एक मरीज आया और आपने 10 दिन उसको जिगर की सलाह की ये दवा दी और उसकी शुगर लेवल मेंटेन नहीं हुई, अभी भी बढ़ रही है, तब हम क्या करेंगे उसको। या ऐसा मरीज है जो 1 साल से ज्यादा का है, जिसको लंबे टाइम से शुगर की चल रही है, तब हम उसमें डायबेटिक एच ग्रेन्यूल एक टैबलेट इसमें और ऐड कर देंगे उसकी, ताकि जिगर की इस्लाह और तेजी से कर सकें और पैनक्रियाज की इस्लाह कर सकें। वहां से निकलने वाले इंसुलिन या इंसुलिन अगर रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है तो उस रेजिस्टेंस को दूर कर सकें, उसके लिए हम डायबेटिक एच ग्रेन्यूल इसके अंदर ऐड करेंगे। तो अब क्या उसूल बनेगा हमारा, मरीज को हमने, पहले मरीज आया उसको हमने डाइट बताई, उसके बाद में जिगर की इस्लाह के लिए ये दवा दी और साथ में डायबेटिक एच ग्रेन्यूल दे दिया। अब ये 2 दवाइयां उसको चलती रहेंगी 10 दिन तक। 10 दिन के बाद उसकी दवा उसका हम ब्लड शुगर टेस्ट करेंगे, वो अगर मेंटेन हो जाता है तब हम उसकी सुबह की आधी टैबलेट करिए, फिर 10 दिन के बाद फिर आधी हटा दीजिए, फिर इवनिंग की हटाइए। इस तरह से करके हम ग्रेजुअली इसको स्किप करते हैं। एकदम से आप इतना बड़ा तीर मत मारिए, इतना बड़ा दावा मत करिए कि साहब हम तो इसको 1 दिन में ही डायबिटीज को खत्म कर देंगे और एकदम से चली जाएगी और आप तो यूनानी में इलाज करिए, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप उसको स्टेप बाय, क्योंकि मिजाज को जहां तब्दील होने में लंबा अरसा लगा है, तकरीबन 2 से 3 साल, 5 साल, 8 साल लगे हैं। डायबिटीज ऐसा नहीं होता कि एकदम से हो गई, अचानक से ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया और अचानक से डायबिटीज हमने डिक्लेयर कर दी और हो गई, ऐसा नहीं होता। इस जिगर की प्रॉब्लम को होने में लगभग लगभग मान के चलो 4 से 5 साल तक का लंबा अरसा चल रहा होता है, जिसमें जिगर, और अक्सर देखा होगा आपने 40 साल के बाद ही ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर बढ़ता है, शुगर के मरीज ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो उसकी वजह यही है कि जिगर में जो खराबी पैदा हुई है, जब लगभग हमारे 15 साल से लेके 40 साल की उम्र तक आहिस्ता 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 जिगर के अंदर इसलाह ना होकर जिगर में खराबी पैदा होती चली गई। इस उम्र में हमने बहुत ज्यादा खाना पीना खाया और जिगर अपने इस सेहत की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, सोने जागने काम इसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। तो वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्लो प्रोसेस में जिगर का मिजाज तब्दील हुआ है। तो उसी तरह से आपका वापस भी जाएगा, वो रिवर्सल भी उसी तरह से होगा। एक दिन में या एक दवा में आप एकदम से जिगर की इस्लाह नहीं कर सकते हैं। तो ये था डायबिटीज मेलाइटस के ताल्लुक से एक कुछ बातें जो मैंने अपनी चीज़ें आपके साथ में शेयर की। इसके ताल्लुक से अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई चीज़ क्वेरी हो, तो हम उसके बारे में अभी बात कर सकते हैं। डायबिटीज़ के ताल्लुक से कोई भी सवाल हो तो उसके बारे में अभी फ़िलहाल डिस्कस कर लें, क्योंकि ये जो मतलब कोई लेक्चर ऐसा नहीं है कि आप इसको सिर्फ सुनते चले जाएँ और उसमें और कुछ भी काम ना हो। टू वे प्रेजेंटेशन होना चाहिए। कोई सवालात होंगे तो उसमें कोई नई चीज़ निकल के आएगी और वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। ये जो डायबिटीज मेलाइटिस है, इसमें जो मरीज होते हैं, इसमें अक्सर ये देखा जाता है कि वो ये कहते हैं कि इसका जो है ना लॉन्ग ट्रीटमेंट चलेगा, मतलब लंबा इलाज चलेगा। वो उनके 3-3, 4-4 महीने, 5-5, 6-6 महीने तक जो है ना दवाई उन्हें खानी पड़ती है। तो वो ये खा नहीं पाते हैं, मतलब बोलते हैं कि इतना ज़्यादा। तो इसमें सर इतना ही लंबा क्यों चलता है सर, मतलब इलाज के 6 महीने, 1 साल, 2 साल? नहीं देखिए, जो आप अगर एलोपैथिक की दवा का देखेंगे तो उसमें 1 साल 2 साल का तो सीन है ही नहीं, वो तो आपकी पूरी ज़िंदगी क्या मरते दम तक चलेगा। तो वहाँ किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता कि साहब वो 5 साल या 10 साल हो तो मरते दम तक खाना है। यहाँ पर चूंकि जिगर की जो खराबी हुई है, उस आपको मरीज को काउंसलिंग इस तरह से करनी है कि जो दवाइयाँ आप खा रहे हैं, एलोपैथिक वाली अंग्रेजी दवाइयाँ, उससे आपके जिगर को और आपकी किडनी को नुकसान होता है। तो उसकी वजह से नुकसान होने ना हो, उसके लिए आप ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करें जिनके नुकसानात ना हो।
दूसरी बात ये कि जो एक बीमारी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये आदमी की 15 साल की उम्र से लेके या 20 साल से लेके 40 या 45 साल तक का जो लंबा अरसा था, जिसमें हम अपने आप को जवान समझते हैं और जो चाहें कर सकते हैं, हम ये अपने आप को मानते हैं कि हम कुछ भी खा लें, कुछ भी पी लें और वो हमारी सेहत पर कोई असर नहीं डालेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जवानी के या अपने इस दौर में, जो सिन्न शबाब की दौर है, इसके अंदर अगर हम अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रखेंगे तो जितना ज़्यादा लापरवाही इस दौर में होगी सिन्न शबाब में, उतनी ही जल्दी सिन्न शैखूकत हमारे सामने आएगी, सिन्न कहूलत हमारे सामने आएगी। अगर हम यहाँ पर 40 साल वाले अरसे में अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखेंगे तो इसका फल हमें आगे मिलने वाला है। आगे हम बीमारियां हमें कम होंगी, सिन्न कहूलत में हमें बहुत ज़्यादा बीमारियां नहीं होंगी, सिन्न शैखूकत में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? जब हम अपनी जवानी के दौर में, हम इस एडल्टहुड के दौर में बहुत ज़्यादा एहतियात नहीं रखते हैं। तो जिस तरह से लिवर में और पैनक्रियाज में आहिस्ता आहिस्ता डैमेज आया, उसी तरह से उसके मिजाज को आप जब वापस लेकर आएंगे तो वो भी उतना ही टाइम लेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से आप कोई जादू की जड़ी फूंक के और एकदम से उसका इलाज कर डालेंगे, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं होता। उनके सलाह ये दीजिए कि आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी दवाइयाँ कम हो जाएंगी, आपका जो खाना है उस पर आप आ जाएंगे। आप हम आपको यकीन दिला सकते हैं कि अगर किसी पर्सन की ब्लड शुगर 200 तक चल रही हो, अगर आपने उसको डाइट कंट्रोल कर दी तो डाइट से ही 150 पे आ जाएगा। जो डाइट, जो तरीका हमने आपको बताया, जो उस बाब में सित्ता ज़रूरिया की जो स्लाइड हमने कल भी डिस्कस की थी, बहुत अहम है वो, उसको आप आज भी देखिए। अगर किसी ने नहीं देखी हो तो आप उसको दोबारा से सुन लीजिए, रिकॉर्डिंग इस पर अवेलेबल है, उसको देखें, उसको थोड़ा सा जहन साजी करें उससे। और उसमें अगर कोई भी सवाल आता है तो आप यहाँ पे पूछिए, सवाल के जवाब देने के लिए हम तैयार हैं, हम बैठे हैं। जो जितना हमें आता होगा हम पूरी तरह से आपको डिलीवर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उसको अप्लाई करें। आप मरीजों पर अप्लाई करेंगे, जब तक नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। हम यही समझते रहेंगे कि नहीं साहब, यूनानी दवाइयों से हम इसका इलाज नहीं कर सकते, या थायराइड का इलाज नहीं कर सकते, हाइपरलिपिडीमिया का इलाज है। फैटी लिवर के कितने केसेस हैं, बल्कि यूट्रस के केसेस हैं, आप बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ी सी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है कि ये मर्ज़ इस तरह का है और आहिस्ता 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 ही ठीक होगा। तो उसमें 3 महीने या 4 महीने ही नहीं, बल्कि 6 महीने भी लगे तो मरीज़ तैयार हो जाते हैं। लेकिन आपकी काउंसलिंग ऐसी होनी चाहिए कि मरीज़ को इस तरह से समझा दें कि भाई जो दवाइयाँ आप इस्तेमाल कर रहे हैं इससे किडनी पर और ज़ाहिर सी बात है, जो दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिवर पर भी और किडनी पर भी बहुत इफेक्ट आते हैं। और डायबिटीज़ वाले ज़्यादातर केस सीकेडी में पहुंच जाते हैं, क्रोनिक किडनी डिसीज में पहुंच जाते हैं, हाइपरटेंशन उनको हो जाता है, किडनी फेलियर की तरफ जाते हैं, डायलिसिस उनकी होने लगती है। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। हालांकि सीकेडी के पेशेंट्स भी कई ठीक हो गए हैं, उनको भी हम एक लेक्चर के तौर पर कि कौन कौन सी दवाइयाँ हम वहाँ इस्तेमाल करें, किस तरह से हम सीकेडी के पेशेंट को मैनेज करेंगे। आबजन का बहुत अच्छा इफेक्ट आता है उसके अंदर। अगर हम अपनी दवाओं में आबजन करा दें मरीज को तो उसके जो यूरिया क्रिएटिनिन लेवल जो बहुत ज़्यादा बढ़ा था वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाता है, कम हो जाता है। डायलिसिस अगर हर 15 दिन में हो रही थी तो वो 1 महीने में पहुंच जाती। तो अब मरीज को कितना फ़ायदा दे सकते हैं उसको आपकी काउंसलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। और काउंसलिंग डिपेंड करती है आपकी स्टडी के ऊपर। आपको जितनी नॉलेज होगी उस सब्जेक्ट की, उस मर्ज की, जितनी अच्छी नॉलेज आपको होगी, जितना अच्छा आप समझ सकते हैं, उतना ही अच्छा आप बोल पाएंगे। तो इसलिए एक आदत रखिए थोड़ा पढ़ाई करने की, जो भी यूनानी की किताबें हैं उनको लिटरेचर पढ़ने की कोशिश करिए ताकि नॉलेज ज़्यादा हासिल हो। क्योंकि आज की तारीख में अगर कोई शुगर का मरीज आपके पास आ रहा है तो ये मानकर चलिए कि वो शुगर का मरीज आपसे ज़्यादा पढ़ा हुआ है शुगर के मामले में। इतनी सारी दवाइयाँ, इतने सारे कॉम्प्लिकेशन, इंटरनेट का ज़माना है, हर आदमी बैठा हुआ अपनी बीमारी के बारे में, अपनी कॉम्प्लिकेशन के बारे में सब पढ़ता रहता है। उसको सब पता है कि हाँ मुझे भी किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ सकता है, लिवर में उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। इतनी सारी जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसको पता है, वो खुद पढ़ के आता है। आज की तारीख में बहुत ज़्यादा बेपढ़े लोग हमारे पास नहीं आते। तो हमें भी उसी हिसाब से अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। जो दवाइयाँ वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स
उनके जो भी इफेक्ट्स हैं उनको जहन में रखते हुए हम डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं। अगर ऐसा उनको लगता है कि ऐसा नहीं है तो आप डायरेक्ट उसी साइट का रेफरेंस दीजिए और उसको दिखा दीजिए स्क्रीनशॉट लेके कि देखिए जो दवा आप खा रहे हैं उसके इतने सारे नुकसान है, ये यहाँ नुकसान कर सकती है। तो इस तरह से भी आप मरीज को काउंसलिंग कर सकते हैं। बहरहाल रहा ये सवाल कि इसमें लंबे टाइम तक दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, तो ये तो खानी पड़ेंगी, इसका कोई और शॉर्टकट ऐसा नहीं है कि आप बहुत तेजी से उसका कोई काम कर सकें। जी जी सर, थैंक यू सर। ओके। एक क्वेश्चन इसमें आया है, पनीर का फूल या तुख्मे हयात का डायबिटीज में क्या रोल है? देखिए, तुख्मे हयात भी इसमें डायबिटीज में इस्तेमाल होता है, इसके बीज भी इस्तेमाल होते हैं, और इसका जो एक फूल आता है इसका पनीर डोडी का फूल, उसको हम रात को पानी में भिगो के उसका पानी भी इस्तेमाल करते हैं। ये भी जिगर की इस्लाह के लिए इस्तेमाल होता है, और इससे भी जिगर की इस्लाह होती है। इस पनीर के फूल का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो एक एक करके हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यूनानी के लिटरेचर में मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो व्हाट्सएप पे या इस पर घूम रही होती हैं, इंटरनेट के इस पर चल रही होती हैं। तो उन तमाम चीज़ों का हम इस्तेमाल कर तो सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द मिजाज, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, उसके हिसाब से हम सिलेक्शन करेंगे तो ज़्यादा मुफीद होगा। मिसाल के तौर पर एक मरीज, एक इंसान ने, आपने किसी ने भी पढ़ा, अपने लिटरेचर में पढ़ा, इंटरनेट पे पढ़ा कि साहब जो लहसुन है वो लिपिड को कंट्रोल करता है, लिपिड प्रोफाइल को ठीक करता है, या कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है। बहुत सारे लिटरेचर नेट पे इसका अवेलेबल है। अब हर इंसान क्या करता है कि 4-5 कली लहसुन की रोज सुबह खाएगा, और सुबह को भी या शाम को भी उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। अब आपको ये देखना है कि ये लहसुन की कली का इस्तेमाल किस मिजाज के लोग कर सकते हैं। आपने, अगर वो मरीज बलगमी मिजाज का था तो उसको फायदा करेगा वो, लेकिन अगर वो सफरावी मिजाज का इंसान है और वो लहसुन खाना शुरू कर देता है तो वो उसको नुकसान करेगा। क्यों नुकसान करेगा? क्योंकि सफरावी मिजाज का इंसान है, लहसुन दर्जा चहारुम की दवा है, दर्जा चहारुम की चीज़ है वो, और उसका हम जब भी इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल होगा तो गैस्ट्रिक इरिटेशन और हाइपर एसिडिटी करता है। उसके अलावा अगर उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया गया तो मोशन बार बार आने लगते हैं, इरिटेशन होने लगता है इंटेस्टाइन के अंदर, और मरीज ज़्यादातर केसेस देखने को मिलते हैं कि जो बवासीर का शिकार हो जाते हैं, ब्लीडिंग पर रेक्टम स्टार्ट हो जाती है। अभी कोविड के दौर में ऐसा हुआ, लोगों ने जहां उड़ी के साथ प्याज से कोरोना नहीं होगा तो लोगों ने प्याज खाना शुरू कर दी, कच्ची प्याज खाना शुरू कर दी, और हॉस्पिटल में बवासीर के मरीजों का ढेर लग गया। हर तीसरा मरीज आके रहा, डॉक्टर साहब वो बहुत ज्यादा मोशन बार बार आ रहे हैं और लैट्रिन में खून आ रहा है। बवासीर के मरीज ऑटोमेटिक इसके बढ़ते चले गए, क्योंकि लोगों ने बिना सलाह के, बिना किसी के मशवरे के, अपने ही व्हाट्सएप के ग्रुप में चलने वाली या फेसबुक पे चलने वाली जो भी पोस्ट थी उस पर अमल करना शुरू कर दिया। हाँ, ये चीज़ ठीक है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मिजाज के अकॉर्डिंग अगर आप इस्तेमाल कराएंगे वो फ़ायदा करेगा। तो वो ही लहसुन अगर आप बलगमी मिजाज को दे रहे होंगे तो उसको फ़ायदा करेगा, लेकिन वही चीज़ जो सफरावी मिजाज के इंसान को या दबी मिजाज के इंसान को इस्तेमाल कराया जाएगा तो वहाँ उनको नुकसान देगा। इसलिए इस चीज़ को हमें जहन में रखना होगा कि कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद है, कौन सी चीज़ नुकसान वाली है, कौन सी चीज़ किस मर्ज़ के में इस्तेमाल होगी। उसका सबसे बेहतर और असली तरीका ये है कि आप जो भी दवा आप देखना चाहते हो, सबसे पहले उस दवा को किताब खोल के उसका मिजाज चेक कर लें। दर्जा 1 की या 2 की दवा है तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। दर्जा 3 की या 4 की दवा है तो बहुत एहतियात से इस्तेमाल करनी है। अगर वो गर्म है तो गर्म मिजाज के इंसानों में हम उसकी कम मिकदार इस्तेमाल करेंगे। सफरावी मिजाज का इंसान है तो हम उसमें उसकी कम खुराक इस्तेमाल करेंगे। बलगमी मिजाज का इंसान है तो उसकी खुराक हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बलगमी में पहले ही बलगमियत है, पहले ही बुरूदत ज़्यादा है, तो उसकी बुरूदत को कम करने के लिए हमें थोड़ी सी ज़्यादा गर्म चीज़ चाहिए ताकि उसकी बुरूदत कम हो जाए। अगर वो सफरावी मिजाज का है तो सफरावी में बहुत ज़्यादा हरारत देने की आपको ज़रूरत नहीं है। कम ही हरारत में थोड़ी सी चिंगारी दिखाकर ही वो एग्रीवेट हो जाएगा और उसके मर्ज वहाँ से काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए ठीक है, आज अभी कोई अगर सवाल नहीं है तो इस पर आप और पढ़िएगा। कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो तो हम कल की क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। अभी ये कंटिन्यू रहेगा क्योंकि
बीमारियों का एक लंबा सिलसिला है, एक-एक करके उसको लेते चलेंगे। अब नेक्स्ट क्लास मंडे के बाद ही होगी, क्योंकि मैं अभी 2 दिन के लिए बाहर हूँ भोपाल से, सैटरडे संडे। ठीक है, चलो, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम।